इंटरस्टेलर मूवी के इस सीन को जरा ध्यान से देखो। एज यू कैन सी, कहानी का मेन हीरो कूपर जिस भी तरफ मुड़ रहा है वहां उसे अपनी बेटी के पास से जुड़ा कोई ना कोई इवेंट नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक सीन में तो वो अपने आप के खुद के पास्ट वेरिएंट को भी देख पा रहा है, लेकिन आखिर कैसे? मूवी में दिखाया गया है कि एक ब्लैक होल के अंदर जाते ही वो एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टेसरैक्ट क्यूब में गिर जाता है, और इस वजह से जिस तरह हम 3D स्पेस में आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रैवल कर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो इस टेसरैक्ट क्यूब में 4 डायमेंशन यानी कि टाइम के डायमेंशन में भी आगे पीछे मूव कर पाता है। सो क्या उस मूवी में जो दिखाया गया है वो हकीकत में भी, रियलिटी में भी पॉसिबल है? अब इंटरस्टेलर मूवी के साइंस को एज यू ऑल नाउ आज तक बैंग ऑन एक्यूरेट बताया गया है। ये रियल साइंस पर ही बेस्ड है। सो क्या किसी 4D ऑब्जेक्ट में कूद कर हम वाकई में 4th डायमेंशन यानी कि टाइम के डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसा फील होगा अगर हम रियलिटी में टाइम के डायमेंशन को एक्सेस कर सकें? क्या टाइम डायमेंशन से भी हाई डायमेंशंस होते हैं? जैसे स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के डिफरेंट वेरिएंट्स प्रूव करते हैं कि यूनिवर्स में एनीवेयर फ्रॉम 5 to 26 डायमेंशंस हो सकते हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव करती है कि यूनिवर्स में 10 डायमेंशंस हैं। सो क्या इन डायमेंशंस को हम आम इंसान विजुलाइज भी कर सकते हैं, और अगर हाँ तो आखिर कैसे? ये सब माइंड बोगलिंग कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। इंटरस्टेलर मूवी के इसी सीन को अब जरा उसकी बेटी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कूपर तो अपनी बेटी से इंटरेक्ट कर पा रहा है, लेकिन उसकी बेटी समहाउ ना उसे देख पा रही है ना उसे सुन पा रही है, बट किसी वियर्ड तरह से सिर्फ उसे काइंड ऑफ महसूस कर पा रही है। उसके एक्सप्रेशन से ही ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो अपने आसपास किसी की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है। सो क्या हम जिन्हें जिन या चुड़ैल कहते हैं, क्या वो ऐसे ही किसी दूसरे डायमेंशंस के क्रिएचर्स होते हैं जो इस डायमेंशन से हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर 4th डायमेंशनल क्रिएचर्स के पास इस तरह के सुपर पावर है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्रिएचर्स जो 10th डायमेंशन में रह रहे हैं उनके पास आखिर किस टाइप की सुपर पावर्स होंगी? चलिए मारते हैं डीप डाइव इस डायमेंशंस की दुनिया में और हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं इसमें ये सारी सेंस और नॉन सेंस की बातें, और समझते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर एक्चुअल साइंटिफिक कॉन्सेंसस क्या है और सूडो साइंस क्या है। क्यूरियस माइंड्स, जब मैं इन डायमेंशंस को स्टडी कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनिवर्स में इन टोटल 10 डायमेंशंस हैं। इन सभी वीडियोस के मुताबिक जैसे ही आप 3rd से ऊपर वाले डायमेंशन यानी कि 4th और 5th डायमेंशन में जाते हो, जैसे ही आप इस रील्म, इस डायमेंशन में एंटर करोगे, आपको एक पावर मिल जाएगी, टाइम को कंट्रोल करने की पावर, जिसकी मदद से आप टाइम को स्लो, फास्ट, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड ये सब कुछ कर पाओगे। कन्वीनियंटली स्पीकिंग, स्क्रीन पर चल रहे किसी भी पसंदीदा मोमेंट को सिलेक्ट करके आप फिर से एक बार मजे से उसे जी पाओगे। इनफैक्ट इंटरस्टेलर मूवी में भी कूपर को यही पावर मिली थी। एक बड़े से 4D ऑब्जेक्ट सो कॉल्ड टेसरैक्ट क्यूब में कूदते ही वो अपनी बेटी मर्फी की लाइफ के हर एक स्टेज को कभी रिवाइंड तो कभी फास्ट फॉरवर्ड करके देख पा रहा था। लेकिन इन दोनों डायमेंशंस 4th और 5th डायमेंशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, इसको बदलने की कोई पावर नहीं होती। तो अगर हमें इन डायमेंशंस में मिली इंफॉर्मेशन या हमारे पास्ट को बदलना है तो इससे भी हाई डायमेंशन यानी कि 6th डायमेंशन में जाना होगा। 6th डायमेंशन में कदम रखते ही आप में बेसिकली वो सभी पावर्स आ जाएंगी जो MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। अब अगर आपने एवेंजर्स की इन्फिनिटी वार मूवी देखी होगी तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज इस तरह से बैठकर वार के इन सारे 14,605,000 पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देख रहा होता है। Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. और इसके बाद वो खुद से ही अपने दुश्मन थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है कि लो भाई ले लो, और ऐसा वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन सब पॉसिबिलिटीज़ में ये देखा होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम लाइन में वो बिना किसी बगावत के खुद से थाइनोस को टाइम स्टोन दे रहा होता है, सिर्फ उसी टाइम लाइन में
लास्ट में थाइनोस हार जाता है। बाकी टाइमलाइंस में बदकिस्मती से सारे एवेंजर्स ही हारते हैं। यानी इसने बेसिकली अपने एक्शन से निकले लाइफ के सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखा, इसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया और एक तरह से अपना फ्यूचर खुद लिखा। मार्वेलस, राइट? बट देयर इज स्टिल अ लिमिटेशन। 6 डायमेंशन में आप सिर्फ अपने खुद के टाइमलाइंस और वो भी सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइमलाइंस को ही देख और मैनिपुलेट कर सकते हो। आप नए टाइमलाइंस को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको ये भी पावर चाहिए है तो आपको 7th या 8th डायमेंशन तक ऊपर उठना होगा। अब याद रहे क्यूरियस माइंड्स, मैं अब तक ऑनलाइन वीडियोस इस मामले में क्या कह रही हैं सिर्फ यही बता रहा हूँ। मेरा एक्चुअल एनालिसिस और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कि क्या मॉडर्न साइंस की इन कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्सेंसस है कि नहीं, ये अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है। सो 7th और 8th डायमेंशन को एक्सेस कर पाने वाले बीइंग की क्या एबिलिटीज़ होंगी, ये समझने से पहले तो देखो रीज़न बेसिकली ये है। अमेरिकन फिजिशिस्ट ह्यूज एवरेट की एक फेमस थ्योरी के मुताबिक लाइफ में जब भी हम कोई चॉइस फेस करते हैं तो हमारी टाइमलाइंस 2 हिस्सों में बंट जाती हैं, और अगर इसे हम मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी टाइमलाइन फाइनली ब्रांच नज़र आती है। अब ऐसे में सपोज ये आपकी करंट टाइमलाइन है जिसमें आपके सभी चॉइसेस हैं जो आपने कभी लिए थे, तो इनमें आप देख सकते हो कॉमन ओरिजिन एक है जो है आपका बर्थ। अब इन वीडियोस के हिसाब से 6th डायमेंशन तक आते आते आप अपने टाइमलाइन के इन चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हो जो इस ओरिजिन पॉइंट के बाद घटी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चॉइस है, यानी आप किस घर में पैदा होंगे, आपका ओरिजिन क्या होगा, यह आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप 7th या 8th डायमेंशनल क्रिएचर बन पाओगे। मतलब ऑल इन ऑल 8D तक आते आते आपने आपका फ्यूचर देख लिया, इसमें होने वाले प्रॉब्लम्स देख लिए, और यहाँ तक कि आपका बर्थ कहाँ होगा वो तक आपने चूज़ कर लिया। बट डोंट यू थिंक ये एबिलिटीज़ अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम्प्लीट हैं? आई मीन अब तक आप जो भी कुछ कर पा रहे हो वो खुद के टाइमलाइन के साथ ही कर पा रहे हो। आप अब तक ना दूसरों के टाइमलाइन को कंट्रोल करने के काबिल हुए हो और ना ही आप में इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने की ताकत है। सो टेक्निकली इस यूनिवर्स के स्केल पर यू आर स्टिल नॉट अल्टीमेटली पावरफुल। आप ये एबिलिटी सिर्फ तभी डेवलप कर पाओगे अगर आप इन डायमेंशन से ऊपर उठकर इनसे भी हाई डायमेंशंस यानी 9th और 10th डायमेंशन में एंटर करोगे। यहाँ पर बेसिकली सारे फिजिक्स के कायदे कानून, सारा मल्टीवर्स और अनगिनत मल्टीवर्सेस की सेपरेट टाइमलाइंस, ये सब का एक्सेस आपके कंट्रोल में होगा, और इस तरीके से हायर डायमेंशंस की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपकी एबिलिटीज़ अपग्रेड होती चली जाएंगी और फाइनली आपको यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल बीइंग बना दिया जाएगा। पर क्या ये सच भी है? वेल, इसे समझने के लिए सबसे पहले लेट्स सी कि स्ट्रिक्टली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से असल में डायमेंशंस का मतलब ही क्या होता है। एंड देखो ये काफ़ी सिंपल है, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स मत समझना। सो डायमेंशन का मतलब फंडामेंटली सिर्फ इतना होता है कि स्पेस में कोई भी चीज़ कितने फ्रीडम के साथ मूवमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। सो इस पॉइंट पर आप किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घूम नहीं सकते और इसीलिए यह है 0 डायमेंशनल स्पेस। पर अगर मैं इस पॉइंट को खींचकर लंबा कर दूं तो एक लाइन बनेगी और इस लाइन पर आप ऐसे आगे पीछे एटलीस्ट एक डायरेक्शन में फ्रीली घूम सकते हो और इसीलिए ये लाइन एक 1 डायमेंशनल स्पेस है। अब इस लाइन को ऐसे खींचने पर एक स्क्वायर बनेगा जिसमें आप आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसे 2 डायमेंशंस में आप फ्रीली घूम सकते हो। तो ये बन गया हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस। और फाइनली जब मैं स्क्वायर को ऊपर एक्सटेंड करूं तो एक क्यूब बनता है जहां पर आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे ऐसे 3 अलग डायमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हो। और क्योंकि हमारे यूनिवर्स में भी हम ऐसे ही 3 डायमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक 3D यूनिवर्स में रहते हैं। अब अगर आपको इसके ऊपर यानी कि 4D स्पेस में कदम रखना है तो फिर आपको इस क्यूब को भी यूं फर्दर एक्सटेंड करके एक ऐसे शेप का स्पेस बनाना होगा जिसे हम मैथमेटिकली कहते हैं टेसरैक्ट क्यूब। अब क्या इस 4D टेसरैक्ट क्यूब में कूदने से हम टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे? वेल, आई हाईली डाउट दैट एंड आई थिंक सो डू यू।
क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक हमारा यूनिवर्स असल में 4D है, पर इसका फोर्थ डायमेंशन स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में है। बट यहाँ पर बात तो यह है ना कि इस टाइम डायमेंशन का नेचर ही फंडामेंटली बहुत अलग है। ये स्पेस के जैसा डायमेंशन नहीं है बल्कि टोटली अलग है। और ये स्पेस डायमेंशन से अलग डायमेंशन कैसे है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इस नोशन से बेसिकली इंटरस्टेलर मूवी में फोर्थ डायमेंशन के दो अलग अलग डेफिनेशंस को मर्ज करके बेसिकली एक साई-फाई खिचड़ी पका दी गई है। इसमें कूपर जब ब्लैक होल के अंदर घुसता है तब वो स्पेस के 4 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने वाले टेसरैक्ट क्यूब में गिर जाता है। बट देन इसके अंदर जाने पर वो आइंस्टाइन की जानिब से प्रोपोज्ड टाइम वाले फोर्थ डायमेंशन को कंट्रोल करने लगता है। और यही सेम लॉजिक आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस में भी दिख जाएगा। अब ये लॉजिक गलत क्यों है? वेल, जस्ट बिकॉज ये पूरा लॉजिक एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि हमारा यूनिवर्स एक प्री प्लान्ड ब्लॉक यूनिवर्स की तरह काम करता है, जिसमें सभी इवेंट्स पहले ही घट चुके हैं, बस सिर्फ वो रियल टाइम के हिसाब से प्ले हो रहे हैं। और तभी तो हम यूनिवर्स में टाइम को फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे प्ले कर सकते हैं, जैसे स्पेस डायमेंशन में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं। मानो जैसे यूनिवर्स एक डीवीडी है जिसमें सारे इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्ले करना पॉसिबल है। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। अगर हमने हमारे यूनिवर्स को ऐसे विजुअलाइज किया तो इससे टेक्निकली ये प्रूव हो जा रहा है कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है और इसमें कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा, जो कि प्री डिटरमिन्ड नहीं है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जैसा साइंस का मेन ब्रांच कई बार ये प्रूव कर चुका है कि यूनिवर्स में सभी चीज़ें सबसे बेसिक या फंडामेंटल लेवल यानी क्वांटम लेवल पर रैंडमली घटती हैं। और यूनिवर्स के इस नेचर को प्रूव करने के लिए लास्ट ईयर साइंसदानों को नोबेल प्राइज भी मिले थे। सो टाइम को स्पेस जैसा ये एक डायमेंशन समझने का कॉन्सेप्ट क्लियरली एक बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है। बट यू नो व्हाट्स फनी, ये इकलौता पैराडॉक्स नहीं है, दो और पैराडॉक्सेस भी हैं लाइन में। पहला, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के मुताबिक अगर हम में से एक इंसान ने टाइम में पीछे जाकर अपनी टाइमलाइन को छेड़ा तो इससे जुड़ी बाकी सभी लोगों की टाइमलाइन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह कोलैप्स होने लगेगी। एंड इवन ओरिजिनल ब्लॉक यूनिवर्स का जो अजम्पशन है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ये इसके भी खिलाफ चला जाएगा। बिकॉज इट्स लाइक कहने के लिए तो सब कुछ लिखा हुआ है, पर हर कुछ सेकंड्स में सिलेबस लगातार बदल रहा है। और यही वजह है इवन किसी जिन या चुड़ैल का एक हायर डायमेंशनल क्रिएचर होना और वहाँ पर बैठकर हमारी टाइमलाइन को छेड़ना, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली अनलाइकली है। दूसरा पैराडॉक्स, कोलैप्स ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी पॉइंट में हम रियल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में भी जानेंगे। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रोवेली, जिन्होंने टाइम को एक्सप्लेन करते हुए द ऑर्डर ऑफ टाइम नाम की एक पूरी बुक लिखी है, उनका कहना है कि टाइम महज एक इल्यूजन है, वो बस एक मेजरमेंट फ्रेमवर्क है जो कांस्टेंट रिपीटेड मोशन से डिराइव्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी के कांटों का कांस्टेंट रिपीटेड मोशन, अर्थ का अपने अराउंड कांस्टेंट रिपीटेड मोशन, अर्थ का सन के अराउंड कांस्टेंट रिपीटेड मोशन, जो किसी भी तरह के चेंज इन यूनिवर्स को नापता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे नापने के लिए किलोमीटर को एज ए यूनिट पिक्चर में लाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक ए नाम की चीज़ जो बी में बदलने वाली थी, वो इस चेंज के रास्ते पर कहाँ तक पहुँची, इसे नापने के लिए टाइम को फ्रेम में लाया गया। सो यहाँ पर पॉइंट ये समझो कि टाइम कोई मैजिकल सी चीज़ नहीं है जो चेंज को क्रिएट कर रही है। चेंज तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एंट्रोपी करवा रहा है, डार्क एनर्जी करवा रही है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस करवा रहे हैं। टाइम तो सिर्फ इन चेंजेस को मेजर करता है। अब हमें साइकोलॉजिकली टाइम के फ्लो होने का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी, यानी आसान अल्फाज में हमारे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीज ही होते रहेगी। लाइक आज से 13.7 बिलियन साल पहले कायनात की हर एक चीज़ एक सिंगल पॉइंट में समाई हुई थी, यानी इंफॉर्मेशन वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। बट फिर बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा, एनर्जी से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पैदा हुए और फिर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स ने मिलकर अलग अलग 150 से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाए और फाइनली आज हम टाइम में इतना आगे आ चुके हैं कि इन एलिमेंट्स ने साथ आकर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और इवन हम जैसे इंसानों को भी बना दिया। इन शॉर्ट यूनिवर्स का रैंडमनेस यानी एंट्रोपी की वजह से लगातार चेंज होते रहता है, नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता गया। तो इस चेंज को नापने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया,
दिस इज़ कॉल्ड टाइम। अब थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से जैसे हमने जाना कि यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहेगी, यानी वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। एंड हेंस अगर टाइम को स्पेस डायमेंशन की तरह समझें तो इसका मतलब एंट्रोपी को ज़्यादा से कम करना पॉसिबल हो जाएगा, जो क्लियरली थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ब्रेक कर देगा। और इसीलिए ये हो गया अब एक और एक पैराडॉक्स। एंड थस टाइम डायमेंशन को जिस तरह मूवीज़ या फिक्शनल वीडियोज़ में दिखाया जाता है वो एक गलत इंटरप्रिटेशन है। टाइम का रियल नेचर, ट्रू नेचर अब होपफुली आप समझ गए होंगे। सो क्या इसका मतलब आइंस्टाइन का फ्रेमवर्क गलत है? आइंस्टाइन खुद ही ब्लॉक यूनिवर्स वाले फ्रेमवर्क में बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट रिलेटिविटी में टाइम के फ्रेमवर्क को यूज किया है सिर्फ रिलेटिव मोशन को मेजर करने के लिए। आइंस्टाइन टाइम को कोई मैजिकल डायमेंशन नहीं मानते थे जिसमें जब चाहो आगे पीछे जाया जा सकता है। वो टाइम को स्पेस का ही एक इंटीग्रेटेड डायमेंशन मानते थे, एक स्पेशल डायमेंशन जो लाइट के स्पेशल कांस्टेंट नेचर की वजह से स्पेस से ब्यूटीफुली इंटीग्रेट हो जाता है इनकी रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में। ये तो साइफाई इंडस्ट्री ने इनके साइंटिफिक थेरीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर दिया और तेजी से पॉप कल्चर में ये फैलने लग गया बिकॉज इट्स सो मच मोर कूल देन एक्चुअल बोरिंग रियलिटी। अब आप ही देख लो, मुझे भी तो यही सब दिखाकर आपको भी अट्रैक्ट करना पड़ा ना, बट मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ नए लोग ही ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। वंस दे आर इन एंड सी द रियल साइंस, तो इन्हें साइंस फिक्शन से ज़्यादा मज़ा रियल रियलिटी और ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स जानने में आता है, बिकॉज वही तो हर एक इंसान का ट्रू फंडामेंटल नेचर है, हमारी दुनिया को और हमारे यूनिवर्स को फंडामेंटली समझना फॉर व्हाट इट एक्चुअली इज। अब रही बात बाकी के डायमेंशंस की, तो जैसे मैंने पहले कहा इसमें भी सिचुएशन पूरा डमाडोल है, क्योंकि जो स्ट्रिंग थ्योरी इन डायमेंशंस को प्रेडिक्ट करती है इसके खुद के एटलीस्ट 3 पॉपुलर वेरिएशंस हैं और तीनों अलग अलग नंबर ऑफ डायमेंशंस प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशंस प्रेडिक्ट करती है, एम थ्योरी 11 डायमेंशंस और बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी 26 डायमेंशंस प्रेडिक्ट करती है। कलूजा क्लेन प्रिकर्सन थ्योरी की बात करें तो वो 5 डायमेंशंस बताती है और ये सब अल्टीमेटली बस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें डायमेंशंस को ऐड किया गया है अपने इक्वेशंस को बैलेंस कराने के लिए। बेसिकली वी आर शूटिंग इन द डार्क। हमारा गोल है कि अंधेरे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त हमारा निशाना लगा सकें। अब इन अलग अलग डायमेंशंस की खिचड़ी को बेहतर समझने के लिए आपको स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी बनाई ही क्यों गई थी वो थोड़ा सा समझना होगा। जब 1960s में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स कैसे अपने आप को पकड़ के रखते हैं इसे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स टेस्ट किए जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इनके अंदर मौजूद क्वार्क्स के बिहेवियर को जस्टिफाई कर सके। अब इस प्रोसेस में इन सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में से एक कैलकुलेशन ऐसा निकला जो अच्छे खासे लेवल तक इन क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को जस्टिफाई कर पा रहा था। लेकिन इट आल्सो सेड कि ऐसा बिहेवियर दिखाने के लिए इन पार्टिकल्स को गोल स्फीयर्स के रूप में नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के रूप में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे हम गिटार के स्ट्रिंग्स बजाते हैं तो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वही हैं ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और ये जो सेक्शंस हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सोर्स जो इन पार्टिकल्स को आपस में पकड़ के रखता है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से एक पूरा एटम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स का एक गुच्छा है। सो अब इसमें फिर डायमेंशंस वाली दिमाग खपाई कहाँ आती है? तो देखो, ओरिजिनली जब ये थ्योरी बनाई गई थी तब साइंसदानों ने सोचा कि इसके ज़रिए न्यूक्लियर फोर्स ही क्यों बाकी फोर्सेस को भी एक कंबाइंड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वैसे भी हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए कोई दामाद ढूंढ ही रहे हैं, एक ऐसी थ्योरी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स पर काम करने वाले क्लासिकल फिजिक्स और छोटे ऑब्जेक्ट्स पर काम करने वाले क्वांटम फिजिक्स को आपस में जोड़ सके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आई? वेल, हुआ ये कि स्ट्रिंग थ्योरी के कैलकुलेशंस बाकी 3 फोर्सेस यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स सिर्फ तभी जुड़ रहे थे जब इन कैलकुलेशंस में ये एज्यूम किया जा रहा था कि स्ट्रिंग्स 3 से ज़्यादा डायमेंशंस में वाइब्रेट करते हैं। और यहीं पर आया वो 5, 10, 11 और 26 वाला कन्फ्यूजन और इससे जुड़े सारे ख्याली पुलाव। इन शॉर्ट, स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ मल्टीपल डायमेंशंस के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट करती है। वो डायमेंशंस कैसे होंगे, इनमें फिजिक्स के लॉज कैसे काम करेंगे, इन चीज़ों को समझने में वो अब भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में जो डायमेंशंस का जिक्र हुआ है वो क्वार्क से भी छोटे पॉकेट डायमेंशंस हैं।
यानी अगर आप इस तरह से अपना हाथ लहराओगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में जितने एटम्स हैं इनके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है ये पॉकेट डायमेंशंस इनमें से करंटली पास हो रहे हैं। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि बिल्कुल हो सकता है कि आप अभी ये वीडियो देखते वक्त भी इन डायमेंशंस के आर पार कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा। फिर ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि आगे चल के ये पूरा स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी का फ्रेमवर्क ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कोई बेहतर थ्योरी आ जाएगी जो विदाउट वियर डायमेंशनल प्रेडिक्शंस हमें सही जवाब दे पाएगी। सो आपको क्या लगता है, क्या ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? आपने वीडियो को अब तक देखा, मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट्स में आंसर लिखो ताकि मुझे भी पता चले कि आप वाकई में कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो। खैर, विद टाइम आई थिंक इन डायमेंशंस को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा पॉलिश होती जाएगी, स्पेशली जब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो क्वांटम लेवल के पार जाकर यूनिवर्स की सबसे छोटी साइज़ यानी कि प्लैंक लेंथ के साइज़ की चीज़ों को विजुलाइज कर पाएगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ हेल ऑफ अ टास्क, क्योंकि प्लैंक लेंथ इतना छोटा होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को भी ज़मीन जितना बड़ा बना दें तो अब इसके सामने प्लैंक लेंथ लिटरली एक एटम के साइज़ जितना होगा। मगर सोचने वाली बात यह है ना कि आखिर आइंस्टाइन ने जब टाइम और स्पेस को एक साथ बांधकर स्पेस टाइम का तस्वर दिया तो क्या वो भी इन्हीं डायमेंशंस की तरफ इशारा कर रहे थे, या फिर क्या ये सारी डायमेंशनल थ्योरीज सिर्फ इसी एक नुक्ते को समझने की कोशिश हैं जिसे आइंस्टाइन ने एक सेंचुरी पहले टच किया था, यानी टाइम और ग्रेविटी का वो अजीब रिश्ता जो आज भी हमारी फिजिक्स को डिफाइन कर रहा है। अगर आप वाकई जानना चाहते हो कि किस तरह आइंस्टाइन ने न्यूटन के नज़रियात को चैलेंज करते हुए पूरी कायनात का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया, तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि अगर ये वीडियो थी डायमेंशनल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में तो वो वीडियो है इस पूरी कहानी की असल बुनियाद के बारे में। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।